चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास न्यूक्लियाई का लेक्चर 4। और आज के टॉपिक में न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है हमको। उसके बाद हमको पढ़ना है और क्या 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 है ये सब। बस 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 ओके ओके क्लियर हुआ, सिलेबस क्लियर हो गया, मेरा क्लियर हो गया। याददाश्त बड़ी कमजोर है बेटा। तो आज पढ़ना है न्यूक्लियर फोर्स, जिसे आप कहते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स तो ये जानते हैं। इसके बाद जो पढ़ना है वो न्यूक्लियर फोर्स से को जानने से पहले कि ये क्या चीज है, न्यूक्लियस के बारे में हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियस क्या है इसकी जानकारी हमें है अच्छे से। न्यूक्लियस क्या है भाई? जिस न्यूक्लियस वो सेंटर है जिस पर लगभग सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, और जिसकी ऑर्डर कितनी है लगभग 10⁻⁻14। उसकी त्रिज्या क्या होती है? 10 कहते -14 होता है ना, -15 फर्मी के ऑर्डर में। हाइड्रोजन का लिखा था सर 1.2 फर्मी, याद करिए सब लोग। तो वही चीज है वो न्यूक्लियस के बारे में है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, नाभिक के अंदर क्या क्या मौजूद है बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सबको पता है अगर बहुत सारे प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो रिपेल करेगा। धनावेश समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उनमें कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो उसमें केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी कैसा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन सोचो रिपल्सन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के बारे में बात करो केवल P+ और P+, बताइए इसके बीच कौन सा बल बहुत ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला या ग्रेविटेशन वाला? कौन सा सबसे ताकतवर होगा? ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक? ये कंफ्यूज हो गए। ग्रेविटेशन तो बहुत कम होता है भाई। ग्रेविटेशन कहां कंफ्यूज हो गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इसको भूल सकते हो कि इनके अंदर कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत बल, प्रतिकर्षण बल की तुलना में जो गुरुत्वीय बल है वो लगभग नगण्य है, कुछ है ही नहीं। उसके बावजूद ये अंदर 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 कई सारे प्रोटॉन एक साथ बैठे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब है कोई एक अनदर फोर्स है जो इन सबके सीमा से परे है, जो इन सबसे हटके है, जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कर रहा है, और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर होगा या कम? ज्यादा। तभी तो इन दोनों को बांध के रख पा रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। यानी नाभिकीय कणों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियंस के बीच लगने वाले एट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस जितने भी हैं, न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल कहलाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, प्रबल नाभिकीय बल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, प्रकृति का सबसे मजबूत सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर लग रहा है। बीटा डीके वाला नहीं, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बीटा डीके में भी फोर्स लगता है, अभी बताया जाएगा आगे चल करके। तो अब बात करते हैं नाभिकीय बल, हमें पता चल गया। अब नाभिकीय बल के बारे में कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। तो नेचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, तो ये नेचर कैसा है भाई? बिल्कुल वैसा जैसा ग्रेविटेशन है, बिल्कुल वैसा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वैसा ही ये भी एक फोर्स है जिसे बोला जाता है फंडामेंटल फोर्स, मौलिक बल, मूल बल। प्रकृति में कितने मूल बल है भाई? चार मूल बल है ना। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज थोड़ी पूछा मैंने। कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? 4। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, प्रबल नाभिकीय, और वीक न्यूक्लियर, दुर्बल नाभिकीय। तो 4 ही तो हैं। तो ये उनमें से एक है, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। तो अगर मैं नेचर में लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे? मूल बलों में से एक है। जैसे कि कौन कौन है? जैसे ग्रेविटेशन एक मूल बल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक मूल बल है ना, वैसे भी नेचर में मैं लिखूंगा वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। ये लिख दूंगा मैं थोड़ा सा एडवांस में लिखने के लिए, बाकी सब नेचर में ही चलेगा। दूसरी अगर मैं बात कर दूं बेटा, ये जैसे कौन कौन है? जैसे ग्रेविटेशनल, लाइक कैसा? लाइक में लिखो कैसे कैसे? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे फोर्स में आ गए, है ना। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, उन्हीं के जैसा ही है एक हमारा नाभिकीय बल। पहली बात क्लियर हो गई। अब इसके नेचर के बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके नेचर के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी क्या है। जैसे भाई, है ना, फोर्स का वाकई में असली नेचर क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं किसके बेसिस पर? कैटेगरी के बेसिस पर। देखो, 2 तरीके का फोर्स होता है, एक तो अट्रैक्शन का
एक रिपल्सन का। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है भाई, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, बताइए सब लोग। हाँ, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग लिखेंगे ऑलवेज, सदैव नहीं, ऑलवेज नहीं लिखा जाएगा बेटा, ऑलवेज में गलत हो जाएगा। ऑलवेज ये हमेशा आकर्षण का नहीं रहता है ना, ये प्रतिकर्षण का भी होता है, भी बताएंगे आगे। इंट्रैक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग लिखेंगे सर ये प्रबल आकर्षण का, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, प्रबल आकर्षण का बल होता है ना। प्रतिकर्षण का भी हो जाएगा, रिपल्सन भी होता है, अभी आगे जानेंगे हम लोग। तीसरी बात कर दें, अच्छा इसी में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में अगर बात कर लें कि अगर मान लो कि जैसे मैंने वो लिख रखा है, ग्रेविटेशन लिख रखा है, और क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये कितना पावरफुल है, कितनी ताकत, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कितना पावरफुल है, तो ये इसका लगभग 100 गुना, इससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर, तो इससे तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है ना, तो इसका कितना गुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर प्रोटॉन के बारे में बात करूंगा, केवल किसके प्रोटॉन के बारे में, तो अगर 1 यूनिट है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, 1 न्यूटन, तो इसका लगभग 10⁻37 गुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी, ग्रेविटेशनल कहां से, ग्रेविटेशनल ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला कैसा है, ये वाला मेरा कौन सा बल है, ये वाला कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना यूनिट हो जाएगा इसका, 10⁻37 टाइम्स, 10⁻37 गुना। और अगर बात करी जाएगी सर न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, तो इसका भी कितना गुना, 100 गुना, मतलब इसका 10⁻39, 10⁻39 गुना ताकतवर कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। ये है उसकी ताकत ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में, है ना। ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, है ना। माइक चेक कर लें, नहीं तो सब बर्बाद जाता है, ठीक है। ये मिटा दें, ये डेटा याद हो गया, 1 10⁻37 और 10⁻39, ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि कितना गुना प्रबल होता है, कितना प्रबल है, स्ट्रांग है तो भी कितना स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है बेटा, इसका 100 गुना, ये चीज याद रखना, इसका 100 गुना और इसका 10⁻39 गुना, एक दोनों अलग अलग डेटा है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलो उसके बाद बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है। तो इसकी जो रेंज है बेटा, मतलब परास कितने में ये काम करेगा, तो ये काम कितने में करता है, तो सबको पता है न्यूक्लियर फोर्स है, तो नाभिक से बाहर इसकी औकात नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर है, यानी 10⁻14 से कम, तो 10⁻14 -15 -16 इन सब में सीमित होगा। समझ रहे हो ना कि इस कैसा फोर्स है ये, तो वेरी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज का फोर्स नहीं है बल्कि वेरी शॉर्ट रेंज, अति लघु परासरी बल है, अति लघु परासी, परासरी नहीं, परासरी वो परासरण राम, पन्ना पलटे वो पहला, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है ना। तो एल्केन नहीं, हाँ, मैं समझ गया, मैंने जानबूझ के एल्केन बोला, मैं नहीं बताऊंगा। रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। रेंज कितनी है कोई जानता है क्या, कितना है क्या, 10⁻14 मीटर से कम है कि नहीं है, इक्वल या उससे कम के रेंज में ये लगता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या भी लगभग इतनी ही बताई गई है, 10⁻−15 मीटर, याद करो। तो ये बहुत ही लघु परासरी बल है, -14 से कम वाला लिखो, ज्यादा सही होगा, है ना। फेम्टोमीटर, क्या चीज, फेम्टोमीटर, दूरी के साथ कैसे बदलता है, तो दूरी के साथ कैसे बदलता है उसके लिए हमें देखो क्या ग्राफ बताए जाते हैं, वो समझिए ध्यान से। ये देखिए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं आर, कि जैसे जैसे आर बदलेगा तो उसके हिसाब से इसमें क्या चेंज आता है। तो एक हम लोग ग्राफ, इसमें 2 ग्राफ देखते हैं, 2 ग्राफ, एक हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, क्योंकि पास पास बैठेंगे, अच्छा सबको पता है ना कि अगर 2 चार्ज पास पास बैठे हैं, 2 लोग पास पास में बैठे हैं, तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है नहीं होती है, उनकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो जो उनके अंदर स्थितिज ऊर्जा है ना, जो भी उनके अंदर ऊर्जा है, अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो वो रुकेंगे, ऐसा है कि नहीं है। और जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, हमेशा नेगेटिव आई होगी, U = -mgh -gmEm/r, है कि नहीं है, 2 चार्जेस के बीच में -kq और q2/r, और माइनस रहने का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी नेगेटिव आई थी,
इलेक्ट्रॉन की जो सॉरी वो एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी, वो भी कैसी आई थी, निगेटिव, तभी तो वो बंधा रह पाया था, नहीं तो वो आजाद होकर न चला जाता। यानी अगर एनर्जी कम है या माइनस में है तब ठीक है, बात है कि नहीं है, यही तो बात समझ में आती है। तो इसकी हम लोग पहला इसमें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के, स्थितिज ऊर्जा को। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा वहां पर कैसा पढ़ाया जाता था, किस ऑर्डर में पढ़ते थे हम लोग, इसके पहले वाले चैप्टर में, एटम वाले चैप्टर में एनर्जी किस ऑर्डर में पढ़ाई जाती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और यहां आपको पढ़ाई जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, यहां बताई जाती है एमईवी के ऑर्डर में, कि डिस्टेंस बदलने के साथ पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमें बताया जाता है यहां पर एक दूसरा ग्राफ, जिसमें हमें बताया जाता है फोर्स पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन वाला दिखाएंगे, और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो रिपल्सन वाला, यानी पॉजिटिव पर हम लोग लिखेंगे प्रतिकर्षण, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अरे रिपल्सन का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण, और यहां वाले पे निगेटिव जाएगा तो हम लोग दिखाएंगे उसको अट्रैक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। अब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻14 -15 मीटर होती है, 1 फर्मी 2 फर्मी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। सब लोगों ने आर नॉट की वैल्यू क्या लिखी थी, किसी को याद है आर नॉट की वैल्यू, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 लिखा था ना, 1.2, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि केवल 1.2 ही नहीं रहती, इधर उधर ऑसिलेट होती है, 1.1 से 1.5 तक भाग सकती है, तो लगभग 1.5 तो लगभग 2 मान सकते हैं। तो 2 फर्मी के बाद इसका खेल शायद तमाम हो जाए, न्यूक्लियर फोर्स की जो लिमिट है वो 2 फर्मी के बाद शायद खत्म हो जाए, तो यहां पर लिखा जाता है 1 और यहां पर लिखा जाता है 2, और जो न्यूक्लियर फोर्स है देखिए 2 फर्मी के बाद, 2 फर्मी के बाद ऐसे इधर दिखाता हूं, ऊपर लिख देता हूं ना, 1 और 2, 2 फर्मी के बाद जो है वो 0 हो जा रहा है, 2 फर्मी के बाद कैसा हो जा रहा है, 0, और जैसे जैसे आप 2 फेम्टोमीटर 2 फर्मी से कम हो रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो है ना, अब फोर्स बढ़ रहा है और लगातार एक जगह पर जाकर के मैक्सिमम भी जाता है ना, एक जगह पर देखिए सही से बनाना है इसको, ठीक है, ये देखिए, और यहां पर पहुंचने के बाद एक उधर करते हैं, ये देखिए लगभग 2 फेम्टोमीटर पर पहुंचने के बाद इसका जो हाल हो गया है, ये 1 कर देता हूं, इसको मैं 2 लिख देता हूं, कि 2 फेम्टोमीटर 2 फर्मी के बाद न्यूक्लियर फोर्स हो गया 0, लेकिन 2 फर्मी से अगर कम है, अगर 2 फर्मी से कम है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर डिस्टेंस अगर और कम करते जा रहे हो तो क्या हो गया है, तो फिर फोर्स घटने लगा, और 0.8 कितने पर, 0.8 फेम्टोमीटर पर फर्मी पर ये क्या हो जा रहा है भाई, 0 अगेन हुआ, और उसके बाद अगर अब डिस्टेंस कम करने लग जाओगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सन का, यानी 0.8 फर्मी से कम कर दिया तो रिपल्सन का, लिखा था ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो मैंने बताया था कि भाई ऑलवेज नहीं लिखेंगे, रिपल्सन का भी हो जाता है। और ये क्यों हो जाएगा रिपल्सन का, क्योंकि एनर्जी भी ऐसे ही होती है, एनर्जी का भी ग्राफ एकदम सेम ही बनता है जैसे कि उसका बनता है, ठीक है। तो एनर्जी भी क्या होती है, एनर्जी भी बिल्कुल सेम ही बनाई जाती है, जैसे कि वो बनाया है वैसे इसको बना लो, वो एनर्जी के लिए बताया जाता है। तो इसमें भी एनर्जी देखो, अभी यहां पर ये निगेटिव और ये क्या चीज है, पॉजिटिव, जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, मतलब ये खतरा हो जाएगा, निगेटिव रहना जरूरी है, तो 0.8 फर्मी के बाद क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में भागने लग जाती है, उसके बाद उससे कम जैसे हुए तुरंत ये पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव हो जाती है तो फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सन का, ये निगेटिव, इसका निगेटिव रहना जरूरी है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा U इक्वल टू -mgh -gme/r, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, U इक्वल टू -pe cos थीटा -mb cos थीटा, सारे फार्मूले याद कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव क्यों होना लिखा जाता है। कहता है हाउ टू डिफाइन योर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट द नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, संरक्षी बल के किए, संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य है उसका नेगेटिव ले लीजिए, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। आप पढ़े होगे यार सब, है ना, तेज तो हो ही आप लोग। ये हो गया किसके लिए, किसको लेकर के, रेंज को लेकर के सवाल मैं ये हटा रहा हूं, है ना, और उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूं कि ये इसकी और चौथी प्रॉपर्टी फिलहाल लिख देता हूं, तब तक बनाते रहिए। चौथी प्रॉपर्टी जो है ये याद रखना बस, रेंज, और ये ग्राफ भी याद रखना, ग्राफ भी अगर आ जाएगा तो बना देना, कुछ नहीं करना है, बस दिखाना है कि देखो एक बार डिस्टेंस घटने के साथ साथ बढ़ता है तेजी से, उसके बाद डिस्टेंस और घटने नहीं लगी तो, और घटने लगी 0 पॉइंट और घटने लगी तो क्या होने लगा, वो
फिर घटने लगा और 1 के बाद 0.8 के बाद कहां पहुंच गया वो, एकदम, है ना। तो ये चीज है, ये सब ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। मिटा दूं इसको, थोड़ा सा ऐसे कर्व जैसा बनाना है ना, ये पैराबोला नहीं है, नहीं तो तुम पैराबोला बना लो। ठीक है, ये हो गया ग्राफ आपका 0.8 पर 0.8 से जैसे डिस्टेंस कम होगी तुरंत फोर्स रिपल्सन का शुरू हो जाएगा। 0.8 से जैसे डिस्टेंस कम होगी तो डिस्टेंस कम हो रही है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जीरो की तरफ जा रही है और पॉजिटिव भी हो गई, इसलिए कहा जाता है फोर्स रिपल्सन का होता जा रहा है। मैं मिटा रहा हूं इसको, ये ग्राफ आपने बना लिया होगा इतनी देर में। और अब आपका क्या आता है बेटा इसके बारे में और बात लेकर के, तो अगला होता है कि ये कैसा है, कैसा है देखो ध्यान से। सबको पता है न्यूक्लियर फोर्स मतलब किसके किसके बीच में फोर्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इनके बीच में, जो कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बल लगभग नेग्लिजिबल ही है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अगला प्रोटॉन क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों धनावेश हैं। और जब दो धनावेश हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ऐसे केस में भाई सबको पता है सर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है, नहीं लगता है। तो क्यों नहीं यहां लग रहा है, इसका मतलब है कूलाम का फोर्स कहां फेल हो गया, इलेक्ट्रो न्यूक्लियस के अंदर, यानी वो न्यूक्लियर रेंज के लिए, एटॉमिक रेंज के लिए तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के रेंज के लिए कूलाम का फोर्स वैलिड नहीं होता है। ये बात यहां याद सीखने को मिलती है। अगर पूछे कूलाम के फोर्स की रेंज क्या है, तो ये परमाणुवीय दूरियों के लिए भी सत्य है, एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए भी सत्य है, लेकिन न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए सत्य नहीं है। यानी 10⁻⁻14 मीटर से कम डिस्टेंस पर, 10⁻⁻14 मीटर से कम डिस्टेंस पर कूलाम का फोर्स वैलिड नहीं रह जाता। लेकिन तो बात यह है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सन लग रहा है तो इनको रोक के रखने वाला ये दूसरा फोर्स है, यानी ऐसा फोर्स है, ये ऐसा फोर्स है जिसको चार्ज से लेना देना है या नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फिर भी इनको पकड़ के रखा है उतनी ही ताकत से जितना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ताकत लग रही है, उतनी ही ताकत से जितना कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ताकत लग रही है, सेम ताकत है, कम ज्यादा नहीं है, ये भी याद रख लेना। कोई तुमसे पूछे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कितना न्यूक्लियर फोर्स है, 10 न्यूटन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में 10 न्यूटन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में 10 न्यूटन, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, यानी इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो लिखा जाता है कि इट इज कैसा है, चार्ज इंडिपेंडेंट, ये आवेश अनाश्रित है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट लिखा जाता है ना, आवेश से स्वतंत्र है, आवेश पे डिपेंड नहीं करता। एक और चीज इसमें बात बताई जाती है, अगला देखो, फिर डिपेंड किस पे करता है भाई, फिर ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड चार्ज पे डिपेंड करता है नहीं करता है, नहीं करता भाई, अरे चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जब चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर g m1 m2 अपॉन r, ऐसा कुछ इसमें नहीं वैलिड होने वाला है, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, करेगा क्या बताओ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा नहीं, तो इसे बोला जाता है नॉन सेंट्रल, अकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल, सेंट्रल फोर्सेस, वैद्युत बल, सेंट्रल चार्ज को सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है, हाँ भाई हमने सीख रखा है। फिर बचा कौन, ये वाला, क्या ये सेंट्रल है, नहीं ये सेंट्रल नहीं है क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, सीधी सी बात है, डिस्टेंस और कम होने पर प्रतिकर्षण होने लगा था नहीं होने लगा था, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस जैसे जैसे घटाई ये रिपल्सन करने लग गया और पहले तो कुछ अट्रैक्शन कर रहा था, डिस्टेंस कम हो रही थी तो अट्रैक्शन अचानक रिपल्सन करने लग गया, तो यहां पर खेला पलट जाता है और कहते हैं कि भाई ये चार्ज इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन साथ ही साथ है नॉन सेंट्रल। डिपेंड किस पे करता है तो उसमें मैं बता देता हूं, मैं 6वीं लाइन लिख देता हूं, क्या है, नॉन सेंट्रल, अकेंद्रीय, नाम क्या होता है इसका, अकेंद्रीय बल है, मतलब ये केंद्रों पर निर्भर नहीं करता है, चार्जों के, आवेशों के, कणों के केंद्र पर निर्भर नहीं करता है, नॉन सेंट्रल है, अकेंद्रीय। डिपेंड किस पे करता है बेटा, तो लिखा जाता है इट इज स्पिन डिपेंडेंट, चक्रण आश्रित। अब सबने चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा होगा, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा है क्लास 11 की केमिस्ट्री में, चक्रण क्वांटम S = +½ और -½
अपनी ही जगह पर वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक डिब्बे में प्रोटॉन, ये और ये वाला प्लस ऑफ, ये वाला माइनस ऑफ। ये देखा जाता है कि जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो सेम स्पिन वाले हैं, समान चक्रण वाले, सेम स्पिन वाले, है ना, इनके बीच, जैसे मान लो ऐसे वाले, ये वाले, ठीक है, या फिर ये वाले, इनके बीच में जो फोर्स है ना, इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इनके और इनके बीच में, अपोजिट स्पिन वाले के चिन्ह। क्या ये बात कॉमन सेंस अंडरस्टूड होती है? कॉमन सेंस से भी समझ आता है ना। अगर दोनों एक ही साथ हैं तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, और अगर दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट स्पिन के, तो फोर्स कम होता है। इसीलिए क्या लिखा गया है? ये चक्रण पर निर्भर करते हैं, चक्रण आश्रित है, स्पिन डिपेंडेंट है। अगर समान चक्रण है तो फोर्स ज्यादा होगा, असमान चक्रण है तो फोर्स कम होगा, है ना। ये हो गया। और अगला क्या लाइन लिखी गई है? नॉन सेंट्रल, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो 1/r² वाला लॉ, है ना, वही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। और अगर इसमें कुछ बता दे जाए भाई, तो ये जो फोर्स है इसे बोलते हैं, ये इसका नेचर भाई, एक और नेचर में इसकी बात, सब नेचर में ही असल में चल रहा है बात, सारी बातें प्रकृति के अंदर ही आती है कि ये सब असल में कहो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बेटा अस्थाई है। अस्थाई का मतलब सैचुरेटेड, संतृप्त बल है। ये कैसा बल है? संतृप्त बल है, सैचुरेटेड। अब आप सैचुरेटेड जानते होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अबे तुम पढ़े ही नहीं हो क्या? हाँ, संतृप्त विलयन और असंतृप्त। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें भाई आप घोलते जाएं और एक टाइम के बाद घुलना रुक जाए, एक टाइम के बाद घुलना रुक जाए कि भाई हाँ अब सेम है, अब नहीं, अब उसकी फेज नहीं चेंज कर सकते भाई, अब हो गया तो हो गया। लेकिन असंतृप्त में क्या होता है? नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या होता है भाई? आप जितना मर्जी डिजोल्व करते जाइए, कभी उसका पेट भरने वाला, जैसे समुद्र में लेकर के जाओ और 10 पैकेट टाटा नमक फेंक दो और देखो तो ये कैसा सोल्यूशन है? ये कैसा सोल्यूशन है? अनसैचुरेटेड भाई। वैसा ही ये सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, इन सबकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाता है। लेकिन एक फिक्स के बाद, मतलब ऐसा समझिए कि जैसे 50-60 न्यूक्लियंस पार हो गए, तुरंत उनके अंदर जो फोर्स है ना वो बैलेंस हो जाता है। अब इसके बाद फोर्स नहीं बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स अब इससे आगे बढ़ता नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इन सबके जितनी आसान नहीं है, इन सबके जैसा है ही नहीं। इसलिए अगर इन सबके जैसा अगर कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, कुछ दिमाग में बैठेगा ही नहीं। इन सबको साइड करके इसको पढ़ा जाता है। क्या इसका जो नेचर है कैसा है? वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जटिल कैसा होता है? क्या? सैचुरेटेड भाई। धीरे धीरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं तो फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद अब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब मान लो अगर 100 न्यूटन हो गया है ना, तो चाहे जितना बड़ा न्यूक्लियस बना डालो, अभी भी कितना न्यूटन रहने वाला है? सैचुरेटेड, मतलब 100 न्यूटन ही रहने वाला है। इसीलिए कहा गया इसका नेचर कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, यह संतृप्त बल होता है। समझ में आए? नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक का नाम है आपके रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवनेस। क्या नाम है? रेडियो एक्टिवनेस। पहले तो रेडियो एक्टिवनेस को मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो एक्टिवनेस का फुल फॉर्म क्या है। तो रेडियो एक्टिवनेस का असल में जो फुल फॉर्म होता है रेडियो एक्टिविटी, तो इसको बोलते हैं विकिरण उत्सर्जन क्षमता या प्रकृति। विकिरण उत्सर्जन प्रकृति या विकिरण उत्सर्जन क्षमता, रेडियो इमिटिंग प्रॉपर्टी या कैपेसिटी, यानी वेव्स को लगातार उत्सर्जित करने की क्षमता, एनर्जी को लगातार क्या करने की क्षमता? उत्सर्जित, रिलीज करने की क्षमता ही रेडियो एक्टिवनेस होती है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है रेडियो एक्टिवनेस। क्या हुआ कि बहुत शुरुआत की बात है ना, हेनरी बेकुरल साइंटिस्ट, ये क्या कर रहे थे? ये थोड़ा सा खुराफात कर रहे थे, फालतू का काम, जिस मतलब कहते हैं ना कि खाली बैठे तो काम कर रहे थे। उन्होंने क्या काम किया? एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, फोटोग्राफिक प्लेट। अब फोटोग्राफिक प्लेट आप लोग नहीं जानते, हम लोगों ने देखी है, कैमरे की रील देखियो, कैमरे की रील जो पहले आती थी, जिसकी धुलाई करा के फोटो बनाई जाती थी, तो वही रील, उसे बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। उसको काले कागज से लपेटा गया और उस काले कागज के ऊपर अलग अलग कंपाउंड रखे गए, तरह तरह के कंपाउंड। और जब तरह तरह के कंपाउंड रखे गए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करा गया, तो हटाया गया, उसके बाद देखा गया, कागज ओपन किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट नई की नई, वैसे की वैसे ही रखी रही, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। समझ में आया ना? ब्लैक कागज की, काला कागज क्यों? क्योंकि वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन, जो भी निकलता होगा। अगर मान लो वो कोई कंपाउंड है कि नहीं है, तो कंपाउंड है तो उसमें से जो भी रेडिएशन अगर निकल भी रहा होगा, कोई भी रेडिएशन निकल रहा होगा, तो ब्लैक कलर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा था
तो ये सब हुआ भी, सब ऑब्जॉर्व हुआ, कुछ रेडिएशन छोड़ रहे होंगे, पता ही नहीं चला, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये हुआ। लेकिन जब उन्होंने पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट रखा ना, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट K2UO2SO4, ठीक है, एक सॉल्ट है, नमक, जब उन्होंने ये रखा ना यूरेनियम का, देखो इसमें कौन सा टर्म जुड़ा है, यूरेनियम, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, जब यूरेनियम का एक सल्फ वो रखा ना सॉल्ट, तो उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद जब कागज को ओपन किया तो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक पड़ गई पूरी। ये अलग था, ये उनके लिए नया था, और उन्होंने तब कहा कि ये जो यूरेनियम जैसे सब्सटेंस है ना, इनके जो सॉल्ट वगैरह हैं, ये सारे सब, ये सब के सब अलग तरीके का क्षमता रखते हैं जिनसे लगातार रेडिएशंस निकलती रहती है, और वो रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इस क्षमता का नाम रखा गया है रेडियो एक्टिवनेस, रेडियो एक्टिविटी। क्या है, उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करा उसके लिए, सॉल्ट जैसे घरों में नमक NaCl खाते हो वैसा ही नमक ला करके कागज के ऊपर रख दिया, अब उसमें से कोई रेडिएशन अपने आप नहीं निकलता, लेकिन वो ऐसा सॉल्ट था जिसमें से रेडिएशन अपने आप निकल रहा था। ये उनका सेल्फ अपने आप रेडिएशन को रिलीज करना ही रेडियो एक्टिवनेस कहलाता है, स्वतः ही अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, जिनसे स्वतः ही है ना बेधी किरणें निकलती रहे, स्वतः ही रेडिएशन निकलती रहे, सेल्फ ऑटोमेटिक रेडिएशन रिलीज होता रहे, इसे बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवनेस। तो अगर टॉपिक आपसे पूछे कि क्या है रेडियो एक्टिवनेस, रेडियो एक्टिवनेस है ना, रेडियो एक्टिवनेस, या फिर मैं लिखता हूं इसको रेडियो एक्टिविटी, आपको रेडियो एक्टिविटी ही लिखा मिलेगा हर जगह। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है भाई, रेडियो पदार्थों का है ना, मैटर का, सब्सटेंस का अपने आप ही है ना रेडिएशन को रिलीज करने की क्षमता क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी। स्वतः ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही बेधी किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, इस क्षमता को क्या कहते हैं, है ना, इस गुण को इस गुण को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटा। क्या कहते हैं, हिंदी में नाम है इसका रेडियो एक्टिविटी, इंग्लिश में नाम है, और एक्टिविटी की बजाय एक्टिविटा कह दो तो हिंदी में नाम हो जाएगा, तो इसका नाम है सही में यही नाम है रेडियो सक्रियता, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा रेडियो एक्टिविता कहते हैं। क्या है, स्वतः ही अपने आप ये फोन रखा है, इसमें से अपने आप रेडिएशन निकलने लगे और वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करे, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या, ये इस फिनोमेना का नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी, और इस सब्सटेंस का नाम होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या नाम होगा इस पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाम से जाना जाएगा। यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, रेडियो का मतलब रेडिएशन बेटा, रेडियो वेव नहीं होगा, नहीं तो तुम सोचो केवल रेडियो वेव छोड़ेगा बस। रेडियो का मतलब रेडिएशन, एक्टिविटी मतलब जिसमें से खुद ही निकले, रेडिएशन इमिटिंग कैपेसिटी, रेडिएशन इमिटिंग कैपेसिटी, रेडिएशन को छोड़ने की क्षमता नाम है रेडियो एक्टिवनेस या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी खुद ही छोड़ा करे, समझ में आई बात ये। और जब रेडियो एक्टिविटी छोड़ेंगे तो सोचो उसमें से क्या लॉस होगा, रेडिएशन का लॉस, ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि भाई क्या निकलेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव डीके होता है। इसी केवल इतना बताने के लिए, केवल इतना बताने के लिए इन लोगों को 1903 में नोबेल प्राइज दिया गया था, हेनरी बेकुरल को 1903 में, समझ में है ना। इसके बाद आते हैं दो कपल्स, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। उन लोगों ने इस पर मेहनत करा, इसी जो वो बता करके गए, और मेहनत करना शुरू किया, और उन लोगों ने फिर पोलोनियम खोज दिया। अपने पोलैंड के निवासी थे, इसलिए अपने देश के नाम पर क्या, उस सब्सटेंस का नाम क्या रखा, पोलोनियम। सोचो इतना कठिन, बहुत मेहनत करने के बाद ये पॉसिबल हुआ। पोलोनियम के बाद शांत यही नहीं, उन्होंने रेडियम की खोज कर दी, जो कि यूरेनियम की तुलना में लगभग 10 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। सोचो पोलोनियम तो केवल 300 गुना रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम की क्षमता कितनी है, पीओ 300 गुना, यूरेनियम की तुलना में केवल 300 गुना, लेकिन रेडियम वो 10 लाख गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। सोचो वो खोज कर दिया। इसके लिए 1903 में इन लोगों को भी एक ही साथ, उधर बेकुरल को मिल रहा है, उधर मैडम क्यूरी को भी मिल रहा है। और यही एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्टर सुनिए, मैडम क्यूरी साइंस के उस एरा की, उस युग की वो लेडी थी जिनको 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला, जहां केवल है ना मेल साइंटिस्ट का ही बहुत वो था, प्रचार प्रसार था, है ना, केवल उनकी ही मेजॉरिटी थी। वहां पर वो अकेले मैडम क्यूरी थी, और एक नहीं
दो नोबल, केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला और फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला। ये क्षमता थी उनके अंदर। मैडम क्यूरी, लड़कियों का दिमाग ही नहीं होता सब लोग कहते हो, देख रहे हो, पहले था अभी भी निकलेंगी, धैर्य रखो। तो रेडिएशन एमिटिंग कैपेसिटी, भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज लेना आम बात है क्या? नोबेल प्राइज जानते हो सब लोग ना, साइंस की फील्ड में A1 नंबर 1 का पुरस्कार है भाई, है ना, सर्वोत्तम, सबसे उससे ऊंचा कोई पुरस्कार नहीं है। तो ये हो गया, ये समझ में है ना। इस गुण का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटा। रेडियो धर्मिता कहीं कहीं लिखा मिलेगा, क्या नाम लिखा मिलेगा? रेडियो धर्मिता, रेडिएशन को रिलीज करने का धर्म कर्म, रेडियो धर्मिता। हाँ भाई कहा जाता है, मैंने भी बता दिया। रेडिएशन इमिटिंग कैपेसिटी, विकिरण उत्सर्जन क्षमता, यही नाम है रेडियो एक्टिविटा। हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? रेडियो एक्टिविटा, विकिरण उत्सर्जन क्षमता ही रेडियो एक्टिविटा है। अब ये कितने प्रकार की होती है भाई? ये 3 तरीके से पढ़ाया जाता है कि जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई जाएगी, है ना, रेडियो एक्टिवनेस पढ़ाया जाएगा, तो 3 तरीके से बताया जाता है, 3 चीज निकल के जा सकती है बाहर। मैंने ये मैटर रखा, ये देखो, ये ला करके रखा, अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो इसमें से 3 चीजें बाहर निकल सकती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तरीके का है। तो उसमें बताया जाता है डीके के नाम से, उसे बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। समझ में आया चीज? अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें अल्फा डीके। अब सब लोग अल्फा के बारे में ऑलरेडी जान रहे हो, अल्फा के बारे में जान रहे हैं सब लोग। क्या होता है अल्फा डीके भाई? अल्फा 6, अगर किसी पदार्थ से, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण या किसी से भी अल्फा कण बाहर निकल के जाता है, केवल इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा थेसिस थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। अगर किसी से भी अल्फा कण बाहर निकल के जाता है तो क्या होता है? अल्फा मतलब 2He4, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में एटॉमिक 4 की कमी, एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में, है ना, 2 की कमी। Z2 घट जाएगा और Z2 घट जाएगा और A में 4 की वृद्धि हो जाएगी। यही तो पढ़ सीखा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब अल्फा डीके में क्या क्या निकल जाता है? 2He4 निकल जाता है, बाहर हो जाता है। और ऐसे केस में अगर मान लो आपने कोई X एलिमेंट ले रखा है ना, X एलिमेंट ले रखा है और ये रेडियो एक्टिव है और ये शुरू में Z है और ये A है, तो -1 अल्फा करके दिखाओ कितना होगा? -1 अल्फा। बताइए, 1 अल्फा निकल गया, 1 अल्फा निकल गया, तो अब X रहेगा या Y हो जाएगा? X ही रहेगा। क्या X की जगह पर Y हो जाएगा? Y इसलिए होगा क्योंकि सर Z बदल जाएगा, इसलिए Y को बदलना पड़ेगा। अब बताइए यहां क्या लिखूंगा? Z-2, Z में 2 की कमी और A में 4 की कमी, वृद्धि, A में 4 की कमी। अल्फा निकलने पर 2 भी गायब, 4 भी गायब। अरे 2He4 खुद से अगर सोचे हम लोग तो 2He4 निकल रहा है, मतलब 4 घट रहा है और 2 भी घट रहा है। तो ये हो गया। जैसे कि अगर हम लोग देखें 92 यूरेनियम 238 नहीं ले लो, 235 जो लेना चाहो वो ले लो, है ना, 92 यूरेनियम 238। अब ये यूरेनियम वगैरह है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम, थोरियम, जितने भी 82 से ज्यादा वाले हैं ना, वो सब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल, जो अस्थाई। 1H1 1H2 ये स्टेबल है, लेकिन 1H3 अनस्टेबल। 6C12 6C13 स्टेबल है, लेकिन 6C14 अनस्टेबल। ये सब अनस्टेबल होते हैं, है ना। ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिन्हें रेडियो समस्थानिक कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो 92 यूरेनियम 238, तो अगर इसमें से 1 अल्फा निकल गया तो क्या हो जाएगा? 92 या 90? 90 हो गया थोरियम। 90 कौन हो गया? थोरियम। और 238 की बजाय 234, ये हो गया आपका अल्फा डीके। समझ में आया अल्फा डीके? अल्फा डीके में क्या ध्यान देने वाली बात है? हीलियम का एक न्यूक्लियस, एक हीलियम चला जाएगा, बस यही है अल्फा डीके। याद रहेगा? कितनी आसान है। फिजिक्स की रिएक्शन देख लो, फिजिक्स की रिएक्शन देखो, 1 अल्फा निकाला और कितनी आसानी बन गया। अगले टॉपिक का नाम क्या है बेटा? अल्फा डीके मतलब होता है एक कार्बन किसी तत्व से निकालना, बस 2 निकालो, मतलब 2 एटॉमिक नंबर में 2 की कमी करोगे। नहीं सर, मतलब किस तत्व से? रेडियो एक्टिव तत्व से। वैसे भी अल्फा अगर कहीं से भी बाहर निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। ये 2 तरीके से हो सकता है। खुद से निकलना रेडियो एक्टिवनेस है, अगर आप बाहर निकाल ले रहे हो तो वो दूसरी चीज होगी, वो आयनाइजेशन कहा जाएगा। आप बाहर निकाल रहे हो उसमें से, समझ रहे हो ना, 2 प्रोटॉन अंदर से बाहर निकाल ले रहे हो, 4 2 न्यूट्रॉन बाहर निकाल ले रहे हो, तो वो अलग चीज हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये खुद से विघटित हो रहे हैं, लगातार सेल्फ
ऑटोमेटिक करने की जरूरत नहीं है। बताया तो 82 से ज्यादा वाले सब क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। सारे 82 से ज्यादा वाले रेडियो एक्टिव हैं, उनका सेल्फ लॉस हो रहा है। 82 कौन है, प्लम्बम, पीबी, सब वहीं आकर के ठहरते हैं। सबका विघटन होता रहेगा, सब डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, वहां आने के बाद रुक जाएंगे। ये याद करो, इसीलिए पोलोनियम को जब उन्होंने बक्से में रखा था रदरफोर्ड ने, तो जब बाहर जो उनको कोलिनियर करने के लिए, संरेखित करने के लिए जो उन्होंने वो लगाया था, उनको सीधा करने के लिए ग्लास की ही तो रॉड लगाई थी। प्लम्बम ग्लास की रॉड क्यों लगाई थी, क्या रीजन था ग्लास के लगाने का, क्योंकि ग्लास के ऊपर अल्फा का कोई इफेक्ट, रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उनको कांच के बक्से में ही रखा गया था। ये सब चीजें रीजन होता है प्लम्बम का। कांच को आप लोग हल्के में लेते हो। अल्फा डीके, अल्फा 6, अल्फा लिखो और क्या लिखोगे 6, अल्फा 6। इस प्रकार के 6 में रेडियो एक्टिव परमाणु से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से, है ना, हीलियम का नाभिक निकल जाता है, जिससे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में, परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है। ठीक है, अल्फा विघटन में, अल्फा 6 में। अगला कौन सा है, बीटा, डायरेक्ट बताया गया है ना। चलिए अगला देखिए सब लोग, बीटा डीके, नंबर 2 बीटा डीके, बीटा 6। अब सबको पढ़ा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके में होता है। बीटा डीके में क्या होता है, वो एक बाहर निकल के आता है, और उसके जो बाहर निकल के आया है और जो अब न्यूक्लियस बचा है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा डीके। इसलिए इसको यहां पर बताया जाता है। बीटा डीके क्या है, बीटा 6 में कुछ नहीं है भाई, आपके पास मान लो कोई एटम है ना, एक्स रखा है, ठीक है, और ये है Z, ये है A, इसमें से -1 बीटा कर दीजिए, एक बीटा बाहर निकाल दीजिए, एक बीटा बाहर निकाल दीजिए। तो एक बीटा बाहर निकालने का मतलब क्या होता है भाई, ये बीटा यहां पर माइनस बीटा, बीटा का क्षय हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्षय नहीं हो रहा है, तो आप लोग सोचिए इलेक्ट्रॉन का क्षय हो रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन बीटा इलेक्ट्रॉन ही है। ZXA -1 बीटा, -1 बीटा 0, ये चीज है। तो अगर इसमें से निकलेगा तो अब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इसमें से Z+1, Z+ और A में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, X तो वही रहेगा कि Y हो जाएगा, बहुत कूटूंगा, Y हो जाएगा भाई, Z नहीं रह जाएगा। अगर Z बदला तो एलिमेंट बदलेगा, और अगर Z नहीं बदला तो एलिमेंट वही रहेगा। तो Z के बजाय क्या लिखोगे आप लोग, Z+1, और A की जगह पर A ही लिखोगे। ये हो गया आपका कौन सा डीके, बीटा डीके। और बीटा डीके जो इससे पहले आपने अल्फा डीके लिखा था, वो यूरेनियम वाला -1 अल्फा। तो उस एक रिलेशन को हम लोग अगर सही सही लिखें, जैसे केमिस्ट्री में लिखा जाता है, केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड का मास इक्वल टू राइट साइड का मास, केमिस्ट्री में ऐसे तो लिखते हो। तो अगर मुझे वो पिछली वाली इक्वेशन अगर लिखनी हो, क्या थी, 92 यूरेनियम 238, यही लिखा था ना मैंने, -1 अल्फा करूंगा तो इधर क्या आएगा, 90 थोरियम 234। लेकिन दोनों साइड का मास और एटॉमिक नंबर इक्वल है क्या, नहीं है, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा, साथ में कौन लिखना पड़ेगा, 2He4, ये मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो बेकार है सर। ऐसे ही यहां भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नया एलिमेंट हो गया, नया तत्व आ गया। और इसके साथ साथ आपको यहां क्या लिखेंगे आप लोग, सर +1 बीटा 0, और एक और चीज लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, +-1 बीटा 0, ये हो जाएगा आपका, है ना, वो रिएक्शन के हिसाब से। और इसमें एक और चीज भाई आपको ध्यान देना है, एंटी न्यूट्रिनो, ये नई चीज है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। बीटा डीके में इतनी चीजें ध्यान देने पड़ेगी, एंटी न्यूट्रिनो, -1 बीटा 0 इलेक्ट्रॉन जो की है, और Z+1 इंटू YA, ठीक है, ये याद रहेगा, हाँ, ये याद रखना भी पड़ेगा आपको हर हाल में। चलो कराते हैं हम लोग, जैसे कि यूरेनियम 235 ही, 235 ले लें, 238 ही ले लो,
कोई दिक्कत नहीं, 238 ले लो। 92 यूरेनियम 238, इसमें से किसको बाहर करा दिया गया? -1 बीटा 0, एक बीटा डीके कराया गया। एक बीटा डीके कराया जाएगा तो एक सेकंड, ये मैं क्यों करा रहा हूं भाई? मैं इसको क्यों 93 पे मुझे जाना पड़ेगा ना? मैंने तो 91 वाला याद किया था, तो मैं 90 लिख लूं। भाई दिमाग, अबे तू लोग सब मोबाइल से देख देख बताएगा मुझको। 90 थोरियम कितना? 234, 90 थोरियम 234। अभी पिछले वाले में पढ़ा था, देख उधर में से एक बीटा 0 निकलेगा, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे कि 90 के बजाय कितना हो जाएगा? 91, है ना? और आपका आएगा प्रोटैक्टिनियम Pa 234। हाँ बेटा, ए में कोई कमी थोड़ी आएगा, पगला गया के। और 1 बीटा 0 प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, वो 1 बीटा 0 को -1e0 भी लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि ये बीटा डीके में। अच्छा, बीटा डीके में देखो कैसे इलेक्ट्रॉन वाला ही समझो। अगर बीटा डीके समझना है तो इलेक्ट्रॉन डीके जैसा कुछ समझो। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव आ जाता है। तो मतलब चार्ज में एक वृद्धि होती है, नहीं होती है? पॉजिटिव चार्ज तुरंत एक दिख जाता है, वो एक दिख गया, है ना? और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में थोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस, इसलिए न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं निकला, समझ लो। तो इसलिए एटॉमिक नंबर में कोई चेंज, एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में है ना? लेकिन ये खेल चलता रहता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, जिसकी वजह से एंटी न्यूट्रिनो बनता है। समझे ना? ये सब होता है न्यूक्लियर फोर्स का रीजन, वो जो युकाओं में एहसान आपको पढ़ाया नहीं जाता। चलिए अगला कौन सा डीके? एक और डीके बच रहा है, दिस इज योर लास्ट डीके, गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। देखिए सब लोग, अगला नाम लिखो गामा 6, तीसरा। गामा डीके के में लिखो, गामा 6 में क्या होता है भाई? देखो, किसी नाभिक से, किसी न्यूक्लियस से अल्फा डीके हो गया, आपने कोई कुछ मैटर लिया, उससे क्या हुआ? एक अल्फा डीके हुआ, 2He4 गया। बीटा डीके -1 बीटा 0 गया, गया नहीं गया? लगातार अगर ये हो जाता है ना, तो ऐसे केस में जो आपके पास एटम है, जो आपके पास न्यूक्लियस है, वो कहलाता है एक्साइटेड स्टेट में। किसी से अल्फा डीके हो जाए, आफ्टर अल्फा डीके एंड बीटा डीके द एटम गेट्स एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। और उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद उस अवस्था में रहना थोड़ी चाहता है। सबको पता है कि सर एक्साइटेड स्टेट में केवल थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद वापस आने की कोशिश करता है। वापस आने के दौरान क्या होता है भाई? किसी से अल्फा डीके निकालना है, अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो उसको बहुत सारी एनर्जी दोगे, एनर्जी बाहर लोगे उससे। अगर अल्फा डी और अंदर बैठा है नहीं बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको खूब सारी एनर्जी दे दो, कूद के बाहर आ जाएगा। तो एनर्जी दिया आपने, एनर्जी आपने, तभी तो अल्फा डीके हुआ। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? ऐसा मान सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो ऐसे केस में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी मिलती है उसको, तो वो क्या करता है? अल्फा डीके कर रहा है और बीटा डीके जैसा कुछ प्रोसेस करता है। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहे तो लगातार करता रहेगा और खत्म ही हो जाएगा एक टाइम के बाद लगातार डीके। तो डीके के बाद उसको रुकना भी जरूरी है, इसलिए अनस्टेबल के बाद उसे स्टेबल भी होना पड़ेगा। अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए कौन सा डीके करता है? वो गामा डीके, अल्फा डीके और बीटा डीके, सब कुछ करा खूब, है ना? कर्म नहीं कांड किया। उसके बाद जब सुधरने की बारी आई तो क्या करने की जरूरत पड़ी से? कर्म। वो कर्म क्या है? गामा। और गामा डीके ही है सब कर्म धर्म, जो उसको अनस्टेबल से क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। आफ्टर कौन से डीके के बाद ये होता है? आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, अल्फा और बीटा क्षय के बाद नाभिक जो होता है वो अस्थाई हो जाता है ना? न्यूक्लियाई जो नाभिक हैं, न्यूक्लियाई गेट स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल, अस्थाई हो जाते हैं। तो अल्फा क्षय और बीटा क्षय के बाद नाभिक क्या हो जाते हैं? अस्थाई हो जाते हैं। और अस्थाई अवस्था प्राप्त करने के लिए वो ऊर्जा को किसके रूप में? गामा फोटानों के रूप में, फोटानों के रूप में क्या करते हैं?
उत्सर्जित करते हैं। अब फोटॉन आप सब जानते हो रेस्ट मास 0 होता है, मास वगैरह कुछ होता नहीं है। फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यानी फोटॉन निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी गामा आए या जाए एनर्जी है। गामा इज द रेडिएशन, एनर्जी है, इसको ना मास से कोई फर्क पड़ेगा ना चार्ज से कोई फर्क पड़ेगा, यानी गामा निकला तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। गामा निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट अनस्टेबल, तो टू बिकम स्टेबल, स्टेबल जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई क्या करता है, नाभिक क्या करता है भाई, नाभिक क्या करेगा, अस्थाई होने, टू बिकम स्टेबल, अस्थाई होने के लिए न्यूक्लियाई क्या करता है, इमिट करता है, इमिट रेडिएशन, इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ गामा, गामा रेज या फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, जिसे आप क्या कहेंगे, गामा रेज को क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। फोटॉन का मतलब भाई कोई ना मास से लेना देना ना चार्ज से लेना देना, यानी अब बताओ गामा निकला, गामा गया, बताइए ZXA, ZXA इसमें से कौन बाहर निकला, गामा, इसमें से कौन बाहर निकला, मान लो एक गामा निकाला तुमने, एक निकालो, दो निकालो, ये कौन सी, ये बताओ अभी कौन सी स्टेट में है, कब ये होगा, गामा कब निकलता है, जब वो कौन से स्टेट में पहुंच जाता है, अस्थाई, अनस्टेबल, एक्साइटेड स्टेट, अनस्टेबल हो जाता है तो क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, इसको कहा जाएगा। अगर मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया ना तो इसे कहा जाएगा एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक्साइटेड न्यूक्लियस, उत्तेजित नाभिक, इसका नाम क्या लिखोगे, एक्साइटेड। ये कैसी अवस्था है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है। और अब ये क्या करेगा, क्योंकि एक्साइटेड है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, गामा रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, गामा को रिलीज करेगा, और गामा को रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रेडिएशन के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट करेगा, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा आपके पास, ZXA प्लस गामा, यही बचेगा। सबसे आसान है सर यही है क्या, पसंद आया क्या ये वाला है? ये वाला पसंद आया, उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी अगला टॉपिक है। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? अब पहले इसको जानने से पहले हम आसपास किस एनर्जी से घिरे हैं, तो पेट्रोलियम, सोलर, देख लो बाइक वगैरह किससे चलती है, फ्यूल से, पेट्रोलियम से, सिलेंडर LPG वो भी तो पेट्रोलियम ही तो है। तो अभी हमारे आसपास कौन सी एनर्जी का अभी इस समय दौर चल रहा है, पेट्रोलियम का, और अब किसका आ रहा है धीरे धीरे, सोलर। तो ऐसा है नहीं है, लेकिन सोलर एनर्जी को भी इतना ज्यादा यूज कर पाना आसान नहीं है कि नहीं, जगह जगह सोलर प्लेट लगाना, सोचो इस चीज को, जहां भी जरूरत है सोलर एनर्जी के उसके लिए उसका इक्विपमेंट होना चाहिए। उससे आसान तो पेट्रोलियम वाली है कि नहीं, जगह जगह टंकी है, लेकर के अपनी गाड़ी में भर लिया, चलने लग गई। बट सोलर एनर्जी के लिए हर जगह सोलर प्लेट वगैरह, और उसके लिए बैटरी वगैरह, कन्वर्टर वगैरह, बहुत कुछ मेहनत करना है। तो इन सब एनर्जीज के बाद भी सोचो सोलर एनर्जी कितनी बड़ी एनर्जी है, उसको यूज करने के बाद भी अभी आप समझिए कि एनर्जी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। नहीं तो सोचो सोलर प्लांट बड़े बड़े लगा दिए जाते और हम लोग गांव में रहते हुए भी 24 घंटा बिजली पाते कि ना पाते। सोचो अगर एनर्जी इतनी ही ज्यादा आसान होती तो इसका मतलब अभी भी एनर्जी की कमी है हमें या नहीं है? है। पेट्रोलियम का दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये जो इतनी इतनी कार, इतनी इतनी बाइक बन रही है, ये डीजल पेट्रोल 56 से आज 98 रुपया पहुंच गया, ये क्या रीजन है इसका? इसका मतलब है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी ये सब एनर्जी अब भविष्य में काम आने वाली नहीं है, खत्म हो रही है भाई ये सब। हाँ सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है जो लगातार चलेगी, है कि नहीं है? तो ये वो एनर्जी है जो अभी भी आगे भी बनी रहेगी और चलती रहेगी, लेकिन अब हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते। लेबोरेटरी में सोलर एनर्जी, तुम्हें रात में प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, तो कुछ पढ़ रहे हो, अब तुम्हें चाहिए, अब भाई अब वेट करो, धूप धूप करो, जादू, तुम्हारा जादू खत्म। तो उसके लिए फिर क्या सोचा गया, कौन सी एनर्जी लाई जाए? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है? तो उसके लिए दो तरीका कहा गया भाई। अगर बहुत हैवी न्यूक्लियस, बहुत हैवी न्यूक्लियस हो, उसको तो लाइट न्यूक्लियस में तोड़ दो ना, अगर उसको दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो एनर्जी मिलती है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी।
अगर दो न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ दो तो जो एनर्जी मिलती है वो कैसी एनर्जी है, वो भी न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें भी अपार ऊर्जा मुक्त होती है, अनलिमिटेड असीमित एनर्जी मिलती है। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि सन वगैरह की एनर्जी कमजोर कम पड़ जाती है। ये सोचो, इतनी ताकतवर एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी है इनसे बनने वाली। तो ये है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिक को तोड़ने से और नाभिक को जोड़ने से बनने वाली एनर्जी का नाम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें सबसे पहला चीज है तोड़ने वाली ना, पहले वाली है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नंबर 1 नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या चीज है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। हिंदी में नाम क्या पड़ा, हिंदी में नाम क्या है बेटा, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब नाभिक को विखंडित करिए, तोड़िए नाभिक को, न्यूक्लियस को ही ले लो और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो। तो न्यूक्लियस कैसा ना चाहिए, छोटा न्यूक्लियस छोटे छोटे में टूटेगा कि बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे में टूटेगा। तो जब कोई हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस में टूटता है किसी विधि द्वारा, हम तोड़ें उसको, जब कोई हैवी न्यूक्लियस, कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो ऊर्जा की अपार मात्रा मिलती है, बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है ना, अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज होती है। इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। इसमें हमें एनर्जी बहुत सारी मिलती है और इसके साथ साथ हमें फ्री न्यूट्रॉन बहुत सारे मिलते हैं। क्या मिलते हैं साथ साथ, फ्री न्यूट्रॉन, मुक्त न्यूट्रॉन भी साथ साथ बहुत मिलता है। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में क्या कहा जाएगा, जब कोई भारी नाभिक, हैवी न्यूक्लियस है ना, जब कोई भारी नाभिक, कोई हैवी न्यूक्लियस किसमें ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है ना, स्प्लिट हुआ, विभक्त हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, है ना, किसमें, इनटू 2 और मोर, दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियस, हल्के नाभिकों में, लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के नाभिकों में अगर टूट जाता है तो इस घटना को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। इसमें मिलता क्या है बेटा, इसमें हमें मिलता है, इसमें मिलता क्या है हमको, अनलिमिटेड एनर्जी, है ना, बहुत सारा, अलॉट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक ऊर्जा, अलॉट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा, और हमें कुछ न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। और कैसे न्यूट्रॉन होते हैं वो, मुक्त न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन भी मिलते हैं, विथ फ्री न्यूट्रॉन, ये चीज भी याद रखिएगा, फ्री न्यूट्रॉन मिलते हैं। समझ में आया, ये समझ में आया क्या चीज है। और इसके लिए हम लोग तोड़ते हैं बेटा, सबसे आसान आप सब जानते हो, सबसे आसान जो क्या ना, जो आसानी से अवेलेबल हो उसी को तोड़ा जाएगा, यूरेनियम। क्या चीज, यूरेनियम के भी समस्थानिक बताए गए थे, आइसोटोप्स आपको बताए गए थे। यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। भूल गए तुम लोग, दो आइसोटोप है, 235 और 238। तो अभी हम आप लोग खुद ही सिलेक्ट करना कि कौन सा हम लोग सर फिजन के लिए लिया जाएगा। ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें तो ये होता क्या है। तो भाई देखो, जैसे मानो इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ये किसी रिएक्शन के बाद टूटा, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में टूटा, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो दो टूटे हैं ना, इनके जो मास हैं लगभग इक्वल मास होंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये हमेशा याद रखना, बिल्कुल जरूरी क्या है ही नहीं, कभी इक्वल मास के, कभी इक्वल मास इन दोनों का नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऑर्डर में लगभग सेम होगा, तुलनीय द्रव्यमान के होते हैं, कंपैरेटिवली इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। इनके जो मासेस होते हैं, इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो तुलनीय होते हैं, समान नहीं होते। पहली लाइन क्या है, मासेस आर कंपैरेटिवली इक्वल बट नॉट इक्वल, सेम नहीं होता इनके द्रव्यमान। इन्हें हम लोग बोलते हैं विखंडन खंड। नाम क्या है इनका, विखंडन के बाद मिलने वाले टुकड़ों को कहा जाता है विखंडन खंड कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फिजन फ्रेगमेंट्स। फिजन फ्रेगमेंट्स के नाम से, ये तो है आपका न्यूक्लियस, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, और इनको कहा जाता है फिजन के बाद जो मिले हैं, फिजन के टुकड़े, हिस्से, इसे कहते हैं फिजन फ्रेगमेंट्स के नाम से जाना जाता है, विखंडन खंड के नाम से। तो विखंडन खंडों के द्रव्यमान तुलनीय द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। ये चीज हो गया सबसे पहली बात, है ना। सबसे पहली बात आप लोग ले लीजिएगा कि विखंडन खंडों के द्रव्यमान तुलनीय द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन समान द्रव्यमान के नहीं होते हैं।
पहली लाइन ये हो गई, है ना, द मास ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स, है ना, या मास ऑफ प्रोडक्ट जो हमें मिला आर कंपैरेटिवली इक्वल बट नॉट इक्वल। ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं या सब सेम ही है? तुलनीय का मतलब भाई अगर ये 10 केजी का है तो ये लगभग 9.5 केजी का है, दोनों 10-10 केजी का नहीं होगा। दिस इज कंपैरेटिवली इक्वल बट नॉट इक्वल, 10-10 केजी का नहीं होगा, हाँ लगभग बराबर होते हैं इनके द्रव्यमान। तुलनीय वही तो बात हुई कि हम इन तुलना कर सकते हैं ना। टॉर्च ले लो और सन ले लो, अब इसकी तुलना थोड़ी करने जाओगे। ये एक इस फोन का फ्लैश ले लो, फोन से रिकॉर्डिंग होती है, जान जाओ सब लोग, ठीक है, एक इस फोन से की और एक दूसरे फोन की, तो उसकी फ्लैश में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वही चीज है, इनके बीच में कंपैरिजन करी जा सकती है क्योंकि इनके मासेस बराबर है ससुर, बराबर है मास, हाँ नियर अबाउट एकल। चलिए पहला हो गया, फिजन फ्रेगमेंट के मास कंपैरेटिवली इक्वल हैं। दूसरी बात हम लोग चलते हैं भाई, इसके बाद और क्या जानते हैं? इस दौरान आपने क्या लिखा है? अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है। इसका मतलब है ये तो ऊष्मा क्षेपी हो गया। ये क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये थर्मो नहीं है ना, न्यूक्लियर फिजन। ये कैसी रिएक्शन है? ऊष्मा क्षेपी है, एक्सोथर्मिक। एक्सो जिसमें हीट एग्जिट करती हो उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरी बात अगर मैं लिखूंगा तो ये है भाई एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी क्षेपी, क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यह एक ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरी बात अगर मैं कर दूं, इसमें क्या होता है भाई? एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है और अस्थायी हो जाता है। ये कल भी पढ़ा था तुम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाले में, वहीं बताया गया था, है कि नहीं है? बड़ा वाला नाभिक टूटता क्यों, किस लिए टूट रहा है भाई? क्योंकि उधर जाने के बाद अनस्टेबल हो गया था, तो वो टूटेगा तो छोटे छोटे में आएगा, तो इधर आ जाएगा, और इधर आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो टू गेट स्टेबल वो अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, या ब्रेक होता भी है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? तीसरी बात कहा जाता है, तीसरी बात बताई जाती है, ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। ये नाभिकीय तंत्वांतरण के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या चीज है भाई, तो बताया जाता है ये क्या चीज है। अब उसी को लेकर के तो पूरी स्टडी शुरू होती है। अब वहीं से तो आपको फार्मूला मिलता है जो हमें याद करना है। देखो मान लो कोई न्यूक्लियाई है, कोई भी न्यूक्लियाई हैवी है ना, कोई भी है, इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेगा कौन? अगर ये कोई न्यूक्लियाई है तुम्हारे पास बढ़िया अच्छे से भरा हुआ है, तो अपने आप नहीं टूट जाएगा। अपने आप टूट रहा होता तब तक कब का परमाणु बम विस्फोट वगैरह हुआ होता, और तुम ऐसे देखे रहते, अरे भाई वहां दग गया, ये दग गया, रोज सुनने को आता, भाई वहां आग लग गई, वहां विस्फोट हो गया, रोज सुनने को आता। बट ऐसा हो रहा है क्या? अपने आप नहीं हो रहा है, कहीं कहीं होता भी है ना। उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस फिजन के नाम से जानते हैं, स्वतः विघटन, स्वतः विखंडन, स्पॉन्टेनियस फिजन के नाम से जानते हैं। और एक जो हम कराते हैं उसे बोला जाता है इंड्यूस्ड फिजन के नाम से, प्रेरित विखंडन के नाम से। तो अगर ये बैठा है ना, तो इसके ऊपर कौन इफेक्ट मार सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन? कौन है जो इसको चीर के निकल सकता है? कौन है जो इसे तोड़ सकता है? प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल? प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल? न्यूट्रॉन बेवकूफों। अल्फा पार्टिकल तो टक्कर खा के लौट आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, रिपेल कर जाएगा। बता रहे हैं अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन नहीं होगा सर। बड़ा खुश है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। चलो इधर देखो, कौन इसको तोड़ सकता है? कौन इसको तोड़ सकता है? न्यूट्रॉन। तो अगर इसके साथ, अगर इस न्यूक्लियस के साथ ऐड करा जाए 0n1, चार्ज तो नहीं है बट मास है, तो ये यहां आकर के अंदर बैठेगा, और अंदर बैठेगा तो जो भी रहा होगा, जैसे मान ले यूरेनियम 235 से ले लिया तुमने, 92 यूरेनियम 235 से ले लिया, तो ये 235 है, अब क्या बन जाएगा? ये अब ये अंदर जाएगा, बैठेगा, तो अब क्या बनेगा? 92 यूरेनियम 236 बन जाएगा। अब ये टूटेगा, ये थोड़ी टूटेगा, तो ये टूटेगा ना, और ये टूटेगा तो कहलाएगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, नाभिकीय तत्वांतरण के नाम से जाना जाता है। हिंदी बड़े अच्छे से ये वाली याद है मुझे, लिख दूं? क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, नाभिकीय, इधर लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे?
त्वरण, ये है, ठीक है, इसे बोलते हैं तंत्वातरण। मतलब गोली मारो, ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है, उसको मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, क्या करें, आता होता तो बता ना जाता। इतनी हिंदी थोड़ी तेज है, बट इतना तेज है, मुझे इतना पता है कि हाँ, तंत्वातरण का मतलब होता है रूपांतरण, जैसा कुछ बदल गया ना वो, उसका नहीं हो रहा है, जो लेकर के आए थे वो नहीं टूटा, बल्कि कुछ नया बना और अब ये टूटेगा, ये चीज है तंत्वातरण के नाम से जानी जाती है। तो नाभिकीय स्टार लगा तो है बेटा, यहां पर देखो, अरे तो तुम लोग स्टार बना लो, बड़े लायक हो, है तुम लोग तो बना ही लोगे, आखिर मेरे स्टूडेंट हो। स्टार, अच्छा मैंने क्रॉस मार रखा है तो बच्चे कह रहे हैं सर ये कहां से होगा, उस पर तो स्टार, अब स्टार हम जाए तोड़ के लाके यही चिपका दें, वो मेरे बस का नहीं है, उसके लिए पैसा लगेगा, अलग से फीस दो। चलो और क्या है, आइए और इसके बारे में जानते हैं भाई। अभी ये कंप्लीट थोड़ी हुआ, कहां तक बताया गया, क्या क्या प्रॉपर्टी लिख लिया, तीन। अब एक और बात ध्यान से सुनना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी बाहर मिली वो तो ठीक है, हमने जाना एनर्जी, भी आगे जानेंगे भी क्या होती है, उसके बावजूद इसका जो मास है कहीं से भी कम ज्यादा, मतलब इसका कम इसका ज्यादा चलता है, लेकिन टोटल मास और इसके मास के इक्वल ही आएगा जो आपने इधर लेकर के रखा था, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लेकर के बाहर चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यानी यहां जो इनकी एनर्जी है ना, एनर्जी यहां, वही एनर्जी तो तुम्हें यहां मिल रही है, जितनी एनर्जी इनके पास है वही एनर्जी तो आपको यहां मिलेगी, हो सकता है कि ये भी टूटेगा, तो यहां एनर्जी और साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो mv²। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, P = √2m_k, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यहां दोनों क्या रहेगा, उनका कंजर्व रहेगा। वो लाइन याद कर लेते हैं कि इनका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, एनर्जी प्लस मोमेंटम लिखते हैं, है ना, एनर्जी प्लस मोमेंटम, एनर्जी प्लस मोमेंटम, ये क्या रहता है इनका, संरक्षित रहता है, ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ऊर्जा तथा मोमेंटम क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये आया कहां से, एनर्जी आई कहां से, तो किसकी वजह से आएगी, अब ये भी बात सोच लो कि ये आएगी किसकी वजह से एनर्जी, तो एनर्जी आएगी जब ये अकेला दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा ना, तो एनर्जी आती है मास डिफेक्ट के वजह से, द्रव्यमान क्षति की वजह से ही आती है। तो इसीलिए मास एनर्जी पहले से पढ़ाई गई थी, कल पढ़ी थी मास एनर्जी, आज पढ़ रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने में ये किसकी वजह से आती है भाई, ये जो एनर्जी आती है, एनर्जी कम्स किसकी वजह से आती है, एनर्जी किसकी वजह से आती है, कम्स ऑफ ड्यू टू मास डिफेक्ट, किसकी वजह से, मास डिफेक्ट के वजह से, मास डिफेक्ट के वजह से एनर्जी आती है। कितनी मास डिफेक्ट होता है, अगर वो आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि जो मास डिफेक्ट होता है ना न्यूक्लियर फिजन में, वो लगभग डेल्टा एम जो होता है वो 0.1%, कितना, 0.1% का मास डिफेक्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, 0.1% का मास डिफेक्ट आता है। और एनर्जी कितनी मिलती है, सवाल आएगा एनर्जी कितनी मिलती है, तो जो हम लेकर के चल रहे हैं यूरेनियम 235 को तोड़ने, किसको तोड़ने चल रहे हैं, यूरेनियम 235 को जो तोड़ने ले चल रहे हैं, उसको तोड़ने में जो एनर्जी मिलेगी लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 MeV एनर्जी मिलेगी, ये याद रखिएगा डेटा, ये डेटा याद रखिएगा, 200 MeV एनर्जी मिलेगी यूरेनियम 235 को तोड़ने पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये कितने तरीके का होता है भाई, फिजन कितने तरीके का होता है बेटा, दो ना, कौन कौन सा, एक होता है खुद से जो हो जाए, सेल्फ वाला, स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, और एक जो हम कराएं प्रेरण विखंडन, नाभिकीय विखंडन, जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन। दो तरीके का होता है, दोनों लिख लीजिएगा भाई, ये दो तरीके का होता है, एक स्पॉन्टेनियस वाला,
है ना, स्वतः विखंडन, स्पॉन्टेनियस, जिसमें सेल्फ होता है, सेल्फ टूटता है खुद से, और दूसरा क्या होता है आपने बताया सर, इंड्यूस्ड होता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेस से तोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड फिजन के नाम से जाना जाता है। दो तरीके का विखंडन हो गया, एक खुद का और एक बाहरी वाला। मिटा दो इसको, अब एक एग्जांपल दे दे और बात यहीं खत्म करी जाती है बेटा, ज्यादा इसके ऊपर चिल्लाया नहीं जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो भाई, एनर्जी किस वजह से आती है, तो ये जो ऊर्जा मिली है ये द्रव्यमान क्षति के कारण आती है भाई, मास डिफेक्ट। और लगभग कितनी मास डिफेक्ट होता है बेटा जो लेकर के चले हो, ये याद रखना, डेटा काम आएगा, 0.1% का मास डिफेक्ट होता है, तो कितनी एनर्जी मिलती है 200 में, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा भाई, 200 MeV तो खुद है ज्यादा है, और वो भी 200। अभी देखना जब मैं फ्यूजन पढ़ाऊंगा तो उसमें कम मिलती है, अभी देखोगे तुम लोग, फिर बताओगे सर क्या दमदार है। मिटा दो भैया, अरे इसको अब लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखिए, देखिए किसको लेकर के चलें, मैं बता दूं पहले, यूरेनियम के बारे में बात बता दूं, तो आप लोग बताइएगा किसको लेकर के चलते हैं सर। यूरेनियम जो है ना वो दो तरीके का होता है बेटा, दो है, एक कितना होता है 92 ना, 92, हमारे पास दो यूरेनियम है, एक 235 का और एक 238 का। अब आप सोचेंगे सर किसको पकड़ लिया जाए, कौन वाला सही होगा, 35 वाला 38 वाला, 35 वाला क्योंकि ये हल्का है सर, इसको जल्दी तोड़ पाएंगे उसको। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, किसको तोड़ोगे, 35 वाला, वो तो भारी है ना, उसको तोड़ोगे या इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे। 235, अपना दिमाग लगा के बताते जाना, आंसर अभी तुम लोग बताओगे। अच्छा, ये नेचर में एबिलिटी अगर मैं बताऊं प्रकृति में कितना उपलब्ध है, तो ये 0.7% उपलब्ध है। ये कितना उपलब्ध है 0.7%। और अगर मैं इसकी एबिलिटी बताऊं तो लिखोगे 99.3%। अब बताओ किसे तोड़ोगे, तू बेटा 99.3% है, किसे तोड़ोगे, क्या वो तोड़ोगे, उसको तोड़ने के लिए जो चाहिए उसे बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, तीव्रगामी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जिसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसकी कितनी होती है बेटा, वेलोसिटी 28,000 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा, 1 MeV से भी ज्यादा एनर्जी होती है। और इसको तोड़ने के लिए स्लो न्यूट्रॉन, कैसे न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, मंद गति वाले न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, जिसकी वेलोसिटी 28 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम होती है और एनर्जी 1 EV से भी कम होती है। अब बताओ किसे तोड़ोगे, 235 वाला ना, क्योंकि ये आसान है सर, और हमने सीखा भी था कि सर फास्ट न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन मॉडरेटर, न्यूट्रॉन मंदक का इस्तेमाल करके धीमा कर लेते हैं, और इस्तेमाल इसी का करते हैं। तो वेरी गुड आंसर, यही हमारा सिलेक्ट होगा आगे के लिए, यही है विजेता जो हमारे एग्जाम्पल में काम आएगा। ठीक है, तो आइए लेकर के चलते हैं, क्या चीज है बेटा, 92 यूरेनियम 235, इसके ऊपर किसका अटैक कराया जा रहा है, कौन आएगा इसको तोड़ने, इसको 0N1 मतलब एक न्यूट्रॉन आकर के इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा 92 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यूरेनियम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्टार लगा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ट्रांसम्यूटेशन है, तंत्वातरण है, वो नहीं टूटता जो लेकर के चलते हो। कितना हो जाएगा, कितना होगा 236। अब ये टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहला टुकड़ा जो आपको याद रखना है वो बेरियम को याद रखना है ना, ये वाला 56 बेरियम 144। अब ये हो गया 56, अब बचा कौन सा बेटा, अब आपके पास 92 चाहिए, तो बचा कितना 36, कितना बचा 36, और आपके पास क्या बचा क्रिप्टॉन, 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का। अब देखो वो 4 3 89, ठीक है, 36 क्रिप्टॉन 89, 36 दूना 72 ज्यादा ही होता है, 56 दूना है ना 112 वगैरह करोगे तो सब ज्यादा ही जाता है, 36 क्रिप्टॉन 89। अब जोड़ लो कितना बच रहा है तुम्हारे पास, अरे कितना बच रहा है ये जोड़ लो, नीचे वाला बैलेंस हो गया ना 6 6 12 5 3 8 1 9, नीचे वाला बैलेंस है, ऊपर वाला कर ले बस, ऊपर वाला कितना है 9 4 13, मतलब 233 आएगा।
बाकी ना जोड़, 233 है। तुम्हारे पास कितना है? 236। मतलब कितने न्यूट्रॉन और जोड़ दूं उधर? 3 न्यूट्रॉन, है ना। तो लिख दिया मैंने 30। ओ सॉरी, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है। देखा, अब पहले आप 0 N1 लिख दीजिए, ये हो गया न्यूट्रॉन, और इसको आगे किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए? 3 से, प्लस बहुत ही ज्यादा ऊर्जा। मान लो भविष्य में आपको ऊर्जा ना याद रहे, भविष्य में ऊर्जा भूल जाओ, 200 है तो आप वहां पर एनर्जी लिख देना, डायरेक्ट है एनर्जी, और अगर याद रहेगी तो साथ में क्या लिख देना? 200 MeV, ये लिख दीजिएगा। सर हमको तो यह नहीं याद रहेगा, हम इतने काबिल हैं, हम इतने काबिल हैं कि हमें ये भी नहीं याद रहेगा। तो एक दूसरा बता दीजिए जिसको लिख करके हम ये बता, मतलब आपकी इज्जत बचा सके कि देखो बस, है ना, कम से कम मेन जो वाकई में सच्ची रिएक्शन है वो नहीं याद है, बट उसका डुप्लीकेट तो याद है। डुप्लीकेट कैसे याद करेंगे वो ध्यान से देखेगा। क्या लिखेगा? 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 गिव्स आउट, क्या लिखोगे? 92 यूरेनियम 236 गिव्स आउट। अब आगे क्या लिखोगे? XZ1A1 प्लस Y, सर लॉक, यही लॉक हो गया, लॉक हो गया सर, X न्यूट्रॉन लॉक हो गया, प्लस एनर्जी, यही वाला लॉक हो गया। मुझे पता था तो लोग इसको भूल जाएगा, बट एग्जाम में यही पूछा जाएगा और यही आएगा। अब कहां जाओगे आगे? उससे अच्छा अब एक और सवाल जो बता दूं, जो आपको जानने के लिए जरूरी, जो बहुत जानना जरूरी है यहां पर, कि लगभग कितने न्यूट्रॉन हमेशा मुझे हर रिएक्शन में, कोई रिएक्शन करा लो, औसतन कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? कितना मिला? 3। कितना मिला? हर बार 3 नहीं मिलता, कभी 2 मिलेगा, कभी 3, कभी 2, कभी 3। तो 2 और 3 का एवरेज कितना हो जाएगा? 2.5। तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन मिलेंगे। बोला जाता है 2.5 न्यूट्रॉन, बट 2.5 थोड़ी मिलता है। बट एवरेज न्यूट्रॉन क्या करते हैं? कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? एवरेज न्यूट्रॉन जो ये औसतन, ये जो x की वैल्यू है लगभग कितनी आती है? x की वैल्यू जो है वो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आती है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत जरूरी चीज है। एवरेज कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं? क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर हेयर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। उसके आगे अब आपके सिलेबस से बाकी सारी चीजें हट गई हैं, इसलिए मेरे लिए भी आसान है, नहीं तो मैं पढ़ा भी ना पाता। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं, गला सूख रहा है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर केवल तुम्हें लग रहा है, परीक्षा तुम्हारी है, मेरी थोड़ी। ये सत्य है क्या? मिटा दो इसको। अगले टॉपिक का नाम लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला टॉपिक का नाम लिखो सब लोग। क्या नाम लिखा? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई देखो, फ्यूजन में बहुत सारे अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, लेकिन अभी भी उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि वो अभी आपके जरूरत में नहीं है। हाँ बेटा बस कर, जाग जाओ जाग जाओ, ठीक है? एक्टिव हो जाइए जल्दी से जल्दी। एक्टिव होने में तुरंत देर, मतलब 1 सेकंड की भी देरी मत लगाया करो, कि जैसे लेक्चर शुरू हो तुरंत एक्टिव हो जाया करिए, बाकी दुनियादारी एकदम एक साइड में। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज है भाई? नाभिकीय संलयन। अब संलयन का मतलब होता है जोड़ना। अब सीधे यहीं से समझ में आ गया भाई कि इसमें हल्के नाभिक, लाइटर न्यूक्लियस, 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। अब सबको पता ना, शुरू में ए बढ़ने पर सबको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तेजी से बढ़ी थी, नहीं बढ़ी थी, और बढ़ी थी, और उसके बाद 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा जाने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ने लग गई थी। तो ये जुड़ जुड़ के क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके क्या करते हैं? 2 या 2 से हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसमें भी हमको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है, गामा फोटॉन, मतलब गामा निकलती है, और उसके साथ साथ हमें एक भारी नाभिक मिलता है, और यह घटना कहलाती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब यू देखो ऐसे यू बना है ना, तो इसमें भरा जा सकता है, इकट्ठा हो सकता है, यह है फ्यूजन। संलयन हिंदी में कितना आसान होता है। संलयन का मतलब जुड़ना, और विखंडन का मतलब खंड खंड में बट जाना। तो फिजन का मतलब टूटना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना, यही बात है। तो फिजन और फ्यूजन में इतना ही डिफरेंस है। अब इसमें 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियस होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more लाइटर न्यूक्लियस फॉर्म्स अ हैवी न्यूक्लियस टू गेट स्टेबल, है ना, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा। तो यही तोड़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब सर छोटे नाभिक प्लस छोटे नाभिक गिव्स आउट बड़े नाभिक,
दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। यही हम लोग करते हैं, और 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 ही नहीं 2 से ज्यादा हो सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल वैसा ही। तो इसके बारे में अगर मैं बात बताऊं, सबसे पहली बात इसमें अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, वो चीज जैसा जैसा हम पीछे लिख रहे थे, एनर्जी प्लस मोमेंटम, वहां कंजर्व था कि नहीं था, यहां भी होगा। तो सबसे पहला ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं, ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहते हैं। एनर्जी प्लस मोमेंटम यहां भी क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, कुछ नहीं बदलता। समझ में ना। एनर्जी रिलीज होती है नहीं होती है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, समझ में ना। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एनर्जी रिलीज हुई, ऊर्जा मिली मतलब रिलीज हुई ना, एग्जिट हुई, एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। एनर्जी इमिट हुई मतलब फिर से एनर्जी एग्जिट हुई, तो एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, माइक केबल है ना, क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए, अच्छा उसमें मास डिफेक्ट कितना % लिखा था आप लोगों ने, 0.1। इसमें हम लोग ज्यादातर लेते हैं हल्के न्यूक्लियस, और सबसे हल्का न्यूक्लियस कौन था, याद करो, 1s2, भूल गया तू लोग। सबसे नीचे जिसके लिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 MeV ही रह जाती है, शुरुआत वहीं से करी गई थी। बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद है कितनी रही थी सबसे हल्के वाले के लिए, 1.1 में 1s2 के लिए था। तो सबसे हल्के न्यूक्लियस वो होते हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और उनके लिए जो मास डिफेक्ट आता है ना, वो मास डिफेक्ट आता है बेटा कितना, लगभग जो है डेल्टा एम, वो आता है 0.7%। ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है बेटा, ज्यादा है, उससे तो ज्यादा है ना। लेकिन उन ड्यूट्रॉन के वजह से जो एनर्जी लॉस होती है, जो एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी मिलती है हमको, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन है ये, एनर्जी मिलेगी, लॉस थोड़ी होती है, एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लगभग होती है बेटा 21.6, 21.6, 20 लिखा मिलेगा, 21 लिखा मिलेगा, 22 लिखा मिलेगा, घबराना मत, और मेरे पास ना आना। 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग इतनी एनर्जी मिलती है। किसमें है ये, फ्यूजन, संलयन में, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके लिए भाई इसके लिए अगर कंडीशन में बता दूं ना, तो कंडीशन याद रखिएगा अलग से कहीं, कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और बहुत ही हाई प्रेशर भी चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को अगर कराना है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर। इसीलिए अभी तक पृथ्वी पर हमारे नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये कहां पॉसिबल है, सन वगैरह पर और तारों वगैरह में, स्टार्स वगैरह में पॉसिबल है। वहां टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। सन का टेम्परेचर, इसके लिए लगभग 10⁻77 केल्विन की टेम्परेचर की जरूरत है, सन के पास है वो, वहां जाकर के ये हो सकता है, समझ में है ना। और वहां के हाइड्रोजन, उनके सबकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है वहां के प्रोटॉन की। अपने यहाँ के प्रोटॉन टेम्परेचर बढ़ा दोगे हल्के हो जाएंगे, और वहां वाले प्रोटॉन डेंसर हैं, ठीक है, डेंसर मतलब सघन है, उनकी घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है उनकी, और डेंसिटी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें के ध्यान में देखते हुए अगर बात करी जाए, तो लॉसन नंबर वगैरह, एन टाउ वगैरह बताया जाता है। फिलहाल मैं ये नहीं बताने वाला तुम्हें कुछ भी। अब चलते हैं सीधे रिएक्शन को लेकर के, एग्जाम्पल, है ना। क्या हुआ, हाँ बताते रहना बेटा, है ना, तुम लोग बहुत जानकार हो। देखिए एग्जाम्पल में इसके लेकर चलते हैं हम लोग ड्यूटीरियम को लेकर के। 3 ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का मतलब सबको प्रोटियम आता है 1h1, ड्यूटीरियम 1h2, ट्राइटियम 1h3, इनको लेकर के हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनको लेकर के अगर बनाएंगे तो 2 तरीके से इनको बनाते हैं। पहला तरीका, इसको केवल ये हल्का नाभिक में 1h2 दोनों को लो, 1h2 प्लस 1h2 गिव्स आउट। अब 1h2 मिला तो आपका बनेगा 1h3, कितने की कमी रह गई, अभी नीचे भी तो एक है,
नीचे भी तो एक रहेगा ना, और ऊपर भी कितना रहेगा, एक। तो क्या लिखा जाएगा कि 1H1, समझ में आया ना। प्लस साथ में एनर्जी मिल जाती है आपको 4.0 MeV, ये एनर्जी मिल गई। अब क्या बच रहा है बेटा, अब अभी तो 2 ही लिया ना, 3 लिए जाते हैं, ये 3। ये जो ट्राइटियम, ट्राइटॉन बना ना, ट्राइटॉन, ट्राइटियम, ये क्या काम करता है, ये अगले ड्यूटेरियम न्यूक्लियस से जो तीसरा लेकर के चले थे, 3 लेकर के चलते हैं बेटा, 3, ये कितना लेकर के चलेंगे हम लोग, 3 लेकर के चलते हैं, तो 2 तो हो गया, तीसरा बचा है, तो ये इसके साथ आएगा, तो क्या लिखा जाएगा 1H3 प्लस 1H2, इसके साथ ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या आएगा बेटा, देख 1 + 1, ये सब सही है ना, एवरीथिंग ओके। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2He4, अरे ये तो अल्फा आ गया, हीलियम वाला है कि नहीं है, 2He4, क्या बचा 3 2 5, यहाँ कितना है 4, कितना है 4, मतलब 0N1 न्यूट्रॉन आ गया। और एनर्जी, एनर्जी कितना लिखा है यहाँ पर 21.6, कितनी बच गई 17.6, कितनी बच गई 17.6 MeV बच गई। अगर मैं सब जोड़ लूं, अगर मैं सब जोड़ लूं तो ध्यान से देखो 1H3 गया, क्या बचा 1H2, 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 क्या 3 बार 1H2 आया। देखो अब तुम डायरेक्ट क्या याद रखोगे, तुम चाहो तो ये स्टेप स्टेप याद कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर फाइनल वाली याद कर लो। क्या है फाइनल वाली, 1H2 प्लस 1H2 अगेन 1H2। अब देखो इधर वाला सब हो गया ना, ये जा चुका है, अब इसको मत उतारने लग जाना, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। क्या बचा तुम्हारे पास 2He4 प्लस 1 प्रोटॉन 1H1 प्लस 1 न्यूट्रॉन 0N1 प्लस 21, जो वहां लिख रखे हो 21.6 MeV एनर्जी। चाहो तो आप ये फाइनल वाली याद कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको याद रखना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज योर फाइनल रिलेशन। अब शॉर्टकट मत है, कुल मिला के 2-3 गिनी चुनी रिएक्शन है इसी रिलेशन में, यही आपको याद भी रखना है, समझ रहे हैं ना इस चीज को, आपको यही याद भी रखना है हर हाल में। अब मेरा एक सवाल है, कहां एनर्जी ज्यादा मिली, फिजन में या फ्यूजन, फ्यूजन में कितनी मिली थी, फिजन 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 में, फिजन में एनर्जी कितनी मिली थी 200 MeV, और फ्यूजन में कितनी मिली, बताओ कौन दमदार है, विखंडन या संलयन, क्या उसमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है, अरे बेटा उसमें 200 MeV मिली, किसको तोड़ने पर 235 को तोड़ने पर, 235 लिया था ना, क्या लिया था 235, उसको तोड़ने पर 200 मिली। और यहां कितना लिया है 2 2 4 2 6, यहां 6 लिया है, मान लो 236 को तोड़ने पर वो मिली थी, और यहां 6 को तोड़ने पर उतनी मिली। यानी अगर डिवाइडेड बाई 235 करेगा बेटा तो ये 0.8 वगैरह कुछ करके आएगा, और अगर डिवाइडेड बाई 6 करेगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी संलयन में ऊर्जा ज्यादा मिल रही है। ये गलतफहमी से बाहर आ जाइए, एनर्जी कहां ज्यादा मिलती है, विखंडन में या संलयन में, संलयन में, इसीलिए सूर्य टूट नहीं रहा है, अंदर अंदर जुड़ रहा है और मास डिफेक्ट हो रहा है। अबे तो लोग ज्यादातर दिमाग लगाता, कॉमन सेंस से तो आंसर वहीं से दे सकता था, मास डिफेक्ट। बताओ मास डिफेक्ट कितना होता है फिजन में 0 पॉइंट, और यहां तो वहां से सोच लेते जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतनी ही ज्यादा एनर्जी। ये तुम्हें करना ही ना पड़ता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये करना ही ना पड़ता, लेकिन नहीं हम तो भूल गए। ये देखो सामने ही लिखा है ना पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो हम क्यों यहां से बताएंगे, वे साफ साफ लिखा है, वहां 0.1% और यहां कितना है ये। तो ये भाई ये टेम्परेचर और ये हाई प्रेशर की जरूरत होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आपका। और अब इसमें सबसे लास्ट एक बात रह जाती है, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, फ्यूजन, ताप नियंत्रित नाभिकीय संलयन, है ना। सुन लो बस, ये सुनने लायक पॉइंट है ये। यहां पर छोटा सा नहीं, एनसीईआरटी में देखोगे तो तुमको बस 4 लाइन या 5 लाइन में तुम्हें सिमटा हुआ मिलेगा ये टॉपिक, है ना, 4 लाइन 5 लाइन में। हमने एक चीज तो सीख लिया भाई कि संलयन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है ना, फ्यूजन में एनर्जी अरे 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ये अगर हम लोग कर ले जाएं, अगर यहां पर फ्यूजन पॉसिबल हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिल सकती है। बट इसके लिए कंडीशन क्या बताई गई है भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए।
तो ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। पृथ्वी पर अभी भी साइंटिस्ट वगैरह सब लगे हुए हैं इसको बनाने में, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ता है। 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर बनाना इतना आसान नहीं है, टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करना है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन का दूसरा नाम रखा गया है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या नाम है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन नाम से जाना जाता है। वही है जो आप कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, ताप नियंत्रित नाभिकीय संलयन, ये चीज है वो। ठीक है, जो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से आपके सामने, आपकी बुक में सामने वो हेडिंग है। तो बहुत अधिक टेम्परेचर बनाना और बहुत अधिक प्रेशर में रखना में क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं भाई। एक बार की बात है जब लगभग 1 करोड़ टन ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT विस्फोट करा गया था, तो बहुत बड़ी ऊर्जा बनी थी विस्फोट करने पे। लेकिन विस्फोट करने पर ये है ना, कहते नहीं विस्फोट करा गया, तो वो एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं रह जाती। पटाखा जलाते हो तो उससे जो लाइट निकलती है, उससे जो हीट निकलती है, वो आपके काम आती है पटाखे जलाने। तो विस्फोट करने वाली ऊर्जा विध्वंसकारी होती है, अटैकिंग होती है, डिस्ट्रॉइंग नेचर की होती है, वो हमारे काम की नहीं हो सकती। अगर मैं वही रिएक्शन को कंट्रोल कर ले जाऊं, है ना, तो वो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है ना। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा वो ताप नियंत्रित के आधार पर, और वो पॉसिबल नहीं है। अर्थ पर वो पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट दिनों रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या उपेक्षाएं हैं भाई? सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहली चीज है कि अगर ये होना चाहिए तो सबसे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो यहां बना पाना संभव अभी नहीं हो पाया है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, उपेक्षाएं हैं? नंबर 1 सर हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर, तीसरा हाई प्रोटॉन डेंसिटी। ये प्रोटॉन है तो है, सब प्रोटियम ड्यूटीरियम, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ टेम्परेचर देते हैं तो ये सब हल्के हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, बेकार होने लग जाते हैं। तो इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी और लॉन्ग कन्फाइनमेंट टाइम, काफी समय तक एक दूसरे के पास पास रहें, काफी समय तक एक दूसरे के पास पास रहें। टेम्परेचर रहेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, 3/2 kT लगाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी तो भाग जाएंगे तुरंत, सोचने वाली बात है नहीं है। तो एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उनको पास पास रखने के लिए टाइम भी काफी ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया ना? उनको पास पास रहने के लिए टाइम काफी ज्यादा होना चाहिए। तो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर में 3-4 बातें हमें समझ में आई कि सर 3-4 बातें। सबसे पहले हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और उसके बाद क्या है, हाई प्रोटॉन डेंसिटी और लॉन्ग कन्फाइनमेंट टाइम, दीर्घकालिक समय। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। न्यूक्लियाई कंप्लीट होता है और अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सेशन कल से।